हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आज हम एम्प्लॉयबिलिटी का लास्ट यूनिट पढ़ेंगे, ग्रीन स्किल। ग्रीन स्किल में हम फर्स्ट सेशन से स्टार्ट करेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? अगर हम हिंदी में इसकी बात करें तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हम टिकाऊ विकास भी कहते हैं। जैसे हम मान के चलें कि आजकल के टाइम पे हम कितने पेड़ लगाते हैं, हम लगाने की बजाय हमको डिस्ट्रॉय ज़्यादा करते हैं अपने काम के लिए। क्या हम वाटर रिसोर्स को सेव कर रहे हैं? हम क्या करते हैं, सेव करने की बजाय हम लोग तो बल्कि जो गार्बेज होता है वो भी नदियों में या कहीं पे तालाब में फेंक देते हैं, जिससे उसका पानी और ज़्यादा पोल्यूट हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है। तो आर वी यूजिंग क्लीन एनर्जी और वी बर्निंग वुड एंड पेट्रोल एंड एडिंग टू पोल्यूशन? और क्या कर रहे हैं हम? वुड को बॉयल करते, बर्न करते हैं, जलाते हैं, लकड़ियों को जलाते हैं, पेट्रोल यूज़ करते हैं, जिससे अब हमारी गाड़ियों में से धुआं निकलता है, उससे भी पोल्यूशन बढ़ रहा है। हमने नेचर से बहुत कुछ लिया है, हम नेचर से वुड लेते हैं, और भी कितनी चीज़ें हैं जो हमें नेचर देती है। लेकिन हमने कभी नेचर को कोई चीज़ वापस भी की है जो हमारी फ्यूचर जनरेशन के आगे काम आ सके? नहीं, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पोल्यूशन ही कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? वुड लेते हैं, हम वुड को जलाते हैं और फिर पोल्यूशन करते हैं, या ऑयल यूज़ करते हैं, पेट्रोल यूज़ करते हैं, उससे पोल्यूशन होता है। या फिर आप लोग वुड का यूज़ करते हैं पेपर्स बनाने में और फर्नीचर बनाने में, उससे भी मोस्टली आपका जो वुड है वो मिसयूज़ हो रहा है उसका, या कह रहे हैं कि एक्स्ट्रा यूज़ हो रहा है, पोल्यूट भी हो रहा है उससे। तो हमारे माइंड में ये आता है कि हम इन फ्यूचर में, फ्यूचर जनरेशन इसको कैसे यूज़ करेगी? कि अभी से ही इसकी इतनी कमी होती रही तो फ्यूचर में जनरेशन में जाके वो कैसे उसको यूज़ कर पाएगी? अगर हम कहें कि इफ़ द आंसर टू ऑल दिस क्वेश्चन इज़ यस, कि हम कहें कि इन सब क्वेश्चन का आंसर यस में है, देन वी आर ओनली थिंकिंग अबाउट इमीडिएट डेवलपमेंट एंड नो लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट। अगर हम यस में कहें तो डेवलपमेंट सिर्फ इमीडिएट हो सकती है, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं हो सकती, आपके फ्यूचर, आपके अगली जनरेशन के लिए नहीं हो सकती। अब हम बात करते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट आखिर होती क्या है, क्या मानेंगे? सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अगर हिंदी में बात करो तो एक तरह ये क्या चीज़ है, ये एक टिकाऊ विकास है, टिकाऊ विकास जो आगे फ्यूचर तक काम आए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज द डेवलपमेंट दैट सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द कैपेसिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन। जो हमारी प्रेजेंट नीड्स को भी पूरा करे बिना कॉम्प्रोमाइज़ किए फ्यूचर जनरेशन की कैपेसिटी को, और हमें गारंटी दे और बैलेंस रखे हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ को, और हमारे जो इन्वायरमेंट है उसकी भी केयर करे, और सोशली भी अच्छा रखे उसको। कहने का मतलब है कि बिना मिसयूज़ किए चीज़ों का, बिना पोल्यूट किए, ठीक है, इन सब चीज़ों को एक मीडियोकर लेवल पे रखकर, या फिर आप कहें कि एक मिडल लेवल पे रखकर, जिससे क्या रहे, अच्छे से हैंडल हो और फ्यूचर जनरेशन तक भी इसको इसका फ़ायदा मिल सके। बैलेंस रहे इकोनॉमिक ग्रोथ में भी, नेचर के जो हम प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं उसमें भी, एनवायरनमेंट में भी, और सोशली भी। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? ये एक ऐसा डेवलपमेंट है, ऐसा टिकाऊ विकास है जो आपकी नीड्स को पूरा करेगा बिना कॉम्प्रोमाइज़ किए आपकी फ्यूचर जनरेशन को। ठीक है, जैसे इंपॉर्टेंस क्या रहती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की? इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज यूजिंग अप रिसोर्सेज ऑफ द वर्ल्ड सो क्विकली दैट अ फ्यूचर जनरेशन, द यंग पीपल ऑफ द वर्ल्ड वुड हैव सीरियस एनवायरमेंट प्रॉब्लम। क्योंकि इकोनॉमिकली डेवलपमेंट में अगर देखें तो हम ऐसे रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं क्विकली जो हमारी फ्यूचर जनरेशन को, हमारे यंग पीपल को सीरियसली इन्वायरमेंट प्रॉब्लम दे सकती है। अब जो चल रही है प्रॉब्लम उससे भी ज़्यादा, मच वर्स देन दोज दैट वी आर फेसिंग प्रेजेंट। प्रेजेंट पे हम जो चीज़ प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं उससे भी ज़्यादा फ्यूचर में प्रॉब्लम आ सकती है अगर इसी तरह से चलता रहा। अगर हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट को नहीं अपनाया तो ये प्रॉब्लम आगे से आगे बद से बदतर होती जाएगी। तो अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को, टिकाऊ विकास को अभी से अपना लेंगे तो फ्यूचर में जाके हमारी जनरेशन भी जो है वो सेफ रहेगी। तो with increasing day by day this has led to increase in production and utilization of natural resources। हम भी देख रहे हैं कि डे बाई डे क्या हो रहा है, प्रोडक्शन इंक्रीज होती जा रही है, रिसोर्सेज की यूटिलाइजेशन इंक्रीज होती जा रही है। हम लोग जो गुड्स बनाते हैं, कोई भी प्रोड्यूसिंग गुड्स बनाते हैं, उसके लिए हम क्या अलग ऐसी स्ट्रेटजी यूज़ कर रहे हैं जिसमें हम इन चीज़ों का यूज़ ज़्यादा करते हैं। जैसे एग्जांपल लेके चलो, हम कुछ पेपर्स यूज़ करते हैं तो पेपर किससे यूज़ हो रहे हैं? वुड से यूज़ हो रहे हैं। तो जितनी ज़्यादा पेपर की डेवलप प्रोडक्शन होगी उतनी ज़्यादा लकड़ी यूज़ होगी, पेड़ कटेंगे। तो आप ये भी बोल सकते हो विच आर रिक्वायर्ड फॉर प्रोड्यूसिंग गुड्स, उसके लिए हमें इन रिसोर्सेज की ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है।
Society must thus change its development strategy for a new form where development will not destroy the environment. तो एक सोसाइटी को हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट का यूज़ करके, टिकाऊ विकास का यूज़ करके ऐसी स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी जिससे हमारी इन्वायरमेंट को भी प्रॉब्लम ना हो और हमारी प्रोडक्शन भी बढ़ती जाए. तो दिस फॉर्म ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैन ओनली बी ब्रॉट अबाउट इफ ईच इंडिविजुअल प्रैक्टिस ए सस्टेनेबल लाइफ साइकिल. अगर एक एक प्रैक्टिस को अच्छे से समझ के यूज़ किया जाए, टिकाऊ लाइफस्टाइल यूज़ किया जाए, तो हम समझ सकते हैं कि हमारे आने वाले इन्वायरमेंट को भी, इन जनरेशन में भी आगे कोई फ़र्क ना पड़े और हमारी प्रोडक्शन भी बढ़ती जाए. सिंस मोस्ट ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज आर देयरफॉर केयरफुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज इज नेसेसरी. इसलिए हम कह सकते हैं कि उसकी यूटिलाइजेशन कर रहे हो आप, जो भी गुड्स यूज़ कर रहे हो उसकी यूटिलाइजेशन अच्छे से होनी चाहिए. ये नहीं है कि आप उसकी वेस्टेज कर रहे हो और एनवायरनमेंट को भी ख़राब कर रहे हो. तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज डिफाइंड एज ए डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स. तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं जो हमारी प्रेजेंट नीड्स को भी पूरा कर रहा है बिना कॉम्प्रोमाइजेशन किए फ्यूचर जनरेशन की आगे नीड्स को. तो ये मेन वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट डेवलपमेंट 1987 में आया था. एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर जैसे लिया, उसमें एग्रीकल्चर में खेती में उसको यूज़ किया गया. उसमें क्या यूज़ किया गया, एक इन्वायरमेंट फ्रेंडली मेथड्स को यूज़ किया गया. फार्मर्स को बताया गया कि आप इन्वायरमेंटली फ्रेंडली प्रोडक्शन करोगे तो आपकी जो क्रॉप्स हैं, फसलें हैं, वो अच्छे से बढ़ेंगी और बिना डैमेज किए. क्या बिना डैमेज किए, ह्यूमन की नेचुरल सिस्टम को भी वैसे ही रखा जाएगा कि अगर आप जो ये पेस्टिसाइड्स यूज़ कर रहे हैं हम उसको कम यूज़ करें. ठीक है, हम इको फ्रेंडली तरीके से इसको अपने क्रॉप्स के अंदर चीज़ें डालें तो इको फ्रेंडली हों, पेस्टिसाइड्स ना हों जो हमारी फसल को ना ख़राब करें और हमारी सोइल की जो एडवर्स, हम ये भी बोल सकते हैं टू अवॉइड एडवर्स इफेक्ट्स टू सोइल. हमारी जो सोइल है, मिट्टी है, उसको भी ऐसा इफेक्ट ना पड़े. तो वाटर एंड बायोडाइवर्सिटी भी, और इसी चीज़ को हम ये भी बोल सकते हैं कि अगर हम, जैसे इसने फार्मर के एग्रीकल्चर के तरीके से बताया है कि अगर प्रोडक्शन है एग्रीकल्चर की, अगर वो अच्छे से तरीके से यूज़ की जाए जिससे एनवायरनमेंट को भी प्रॉब्लम ना हो, तो इट ऑल्सो इन्वॉल्व्स प्रिवेंटिंग द यूज़ ऑफ केमिकल्स सो एज टू अवॉइड एडवर्स इफेक्ट टू सोइल. तो अगर हम केमिकल्स को अवॉइड करेंगे तो क्या होगा, हम अवॉइड कर पाएंगे सोइल के बैड इफ़ेक्ट को भी, कि सोइल को, जो हमारी मिट्टी है, अगर हम पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं क्रॉप्स में तो क्या होता है, सोइल में भी बैड इफ़ेक्ट आता है. सोइल की जो क्वालिटी है वो भी ख़राब होती जाती है, वाटर में भी प्रॉब्लम आती है और बायोडाइवर्सिटी भी होती है. बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, मैं आपको इसका एक डेफिनेशन दिखाती हूँ. तो बायोडाइवर्सिटी हम क्या चीज़ है इसमें, द एग्जिस्टेंस ऑफ ए नंबर ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स विच टुगेदर मेक ए गुड एंड हेल्दी इन्वायरमेंट. बायोडाइवर्सिटी हम हिंदी में भी जैसे कह सकते हैं कि पौधों एवं जंतुओं का सम्मिलित रूप से स्वस्थ पर्यावरण का निर्माण करते हुए यूज़ करना. मतलब पौधों को और जंतुओं को ऐसे, उनके अस्तित्व को ऐसे सम्मिलित करना, ऐसे यूज़ करना कि एनवायरनमेंट में भी प्रॉब्लम ना आए, एनवायरनमेंट भी हमारा ख़राब ना हो. तो हम इसको इस तरह से यूज़ कर सकते हैं. अब कुछ इसमें और चीज़ हैं, प्रॉब्लम्स कैसे आती हैं, प्रॉब्लम्स कौन कौन सी आती हैं रिलेटेड टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट. सबसे पहले कुछ मेजर प्रॉब्लम्स हैं, जैसे फूड है, वाटर है, फ्यूल है. फूड में कैसे आएगी, द अमाउंट ऑफ रिच फर्टिलाइज लैंड एंड नीड टू बी ग्रो क्रॉप सच एज वीट राइस. हमें एक रिच और फर्टाइल लैंड की ज़रूरत पड़ती है. कौन सी, ये जैसे गेहूँ है, आपका राइस है, इनको उगाने के लिए. तो इट इज़ बिकमिंग लेस एज वी आर यूजिंग अप मोर एंड मोर लैंड फॉर अदर पर्पसेस. हम क्या करते हैं, आप इन लैंड को अलग अलग पर्पसेस के लिए यूज़ करते रहते हो. उससे क्या होता है, सोइल न्यूट्रिएंट्स आर ऑल्सो गेटिंग डिप्लेटेड एंड लोड्स ऑफ केमिकल्स आर स्पॉइलिंग द सोइल ड्यू टू यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र. देखो क्या होता है कि केमिकल फर्टिलाइजर्स जो यूज़ होते हैं तो उससे क्या होता है, सोइल के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी ख़त्म होते जाते हैं. तो वाटर में कैसे इसका होता है, वी यूज़ फ्रेश वाटर फ्रॉम रिवर्स एंड पॉन्ड्स. हम फ्रेश वाटर यूज़ करते हैं रिवर्स और पॉन्ड्स के लिए, वहाँ से हम पानी पीते भी हैं और हम क्लीनिंग भी करते हैं. लेकिन क्या करते हैं हम उसमें, डंप जो होता है, कूड़ा करकट होता है, वो गार्बेज होता है, हम उसके अंदर फेंक देते हैं. द रिवर एंड पोन्ड्स आर गेटिंग पोल्यूटेड. उससे रिवर्स और जो पोन्ड्स आपके तालाब होते हैं वो पोल्यूटेड हो जाते हैं, प्रदूषित हो जाते हैं. तो दिस वे आफ्टर सेवरल ईयर वी विल हैव नो क्लीन वाटर फॉर ऑल. और इस ऐसे ऐसे ही चलता रहा तो कुछ सालों के बाद हमारी जनरेशन तो पानी को यूज़ ही नहीं कर पाएगी, इतना पोल्यूटेड वाटर हो जाएगा रिवर्स का और पोन्ड्स का. फ्यूल,
वी आर यूजिंग ए लॉट ऑफ वुड फ्रॉम ट्रीज एज फ्यूल्स एंड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ होम्स एंड फर्नीचर। हम इतनी ज़्यादा वुड यूज़ करते हैं ट्री से कंस्ट्रक्शन करने के लिए, अपने होम में फर्नीचर के लिए। एज मोर एंड मोर ट्रीज आर बीइंग कट, इट इज़ अफेक्टेड द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस। जैसे हम जितने हमें वुड चाहिए उसके लिए ज़्यादा पेड़ कटेंगे, उससे क्या होगा, हमारे क्लाइमेट को भी फ़र्क पड़ेगा। एक्सट्रीम वेदर कंडीशन, और भी ज़्यादा प्रॉब्लम आएंगी वेदर कंडीशन में, सच एज फूड्स एक्सट्रीम कोल्ड और हीट, बहुत ज़्यादा ठंड होगी, बहुत ज़्यादा गर्मी होगी। दिस आर सीन इन मैनी प्लेसेस, बहुत जगह पे हम ये चीज़ें देख सकते हैं, और वहाँ पे लोगों का रहना कितना मुश्किल हो जाएगा। तो फ्यूल, इन तीनों चीज़ों पे इफेक्ट पड़ेगा। तो थ्री मेजर प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो प्रॉब्लम्स हैं जो रिलेटेड हैं इनसे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से, वो ये तीनों हैं, फूड, वाटर और फ्यूल। तो एन एनवायरमेंट फ्रेंडली वे ऑफ प्रोडक्शन ऑफ पावर इज यूजिंग सोलर एनर्जी और एनर्जी फ्रॉम द सन विच इज़ अनलिमिटेड। अगर हम एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्शन यूज़ करना चाहें पावर के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए, तो सोलर एनर्जी सबसे बेस्ट इसके लिए ऑप्शन है। इससे क्या होगा कि अगर लार्ज स्केल पे आपको प्रोडक्शन करनी है सोलर पावर की, जैसे आप देख सकते हो गुजरात में सोलर सिस्टम पार्क है इसका, चरंका में। तो this barren land with wild vegetation has a mega solar power plant of 600 megawatts. This has reduced the dependence on non-renewable fossil fuels in Gujarat. जो रिन्यूएबल नहीं हो सकता, ऐसे फॉसिल फ्यूल्स को यूज़ किया गया है। द पीपल ऑफ श्रीलंका हैव बेनिफिटेड एज दे हैव ए गुड सोर्स ऑफ इनकम एंड दिस विल ऑल्सो हेल्प द फ्यूचर जनरेशन। इससे क्या हो रहा है, एक तो उनको इनकम भी बढ़ रही है, उनको वहाँ पे काम मिल रहा है, ठीक है, और आगे जनरेशन के लिए 40-50 ईयर्स के लिए भी वो हेल्पफुल है बहुत ज़्यादा। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्या इसमें इंक्लूड किया है, रिड्यूसिंग एक्सेसिव यूज ऑफ रिसोर्सेज एंड एनहांसिंग रिसोर्स कंजर्वेशन। रिड्यूस किया इन रिसोर्सेज को, मतलब कि जितना ज़्यादा हम वुड्स को यूज़ कर रहे हैं, वाटर्स को यूज़ कर रहे हैं, उसकी जगह सोलर सिस्टम बनाने के लिए उसने सिर्फ सन की रेस को यूज़ किया, एनर्जी को यूज़ किया। तो एक तो क्या हो रही है, एक्सेसिव यूज़ ऑफ रिसोर्सेज का ज़्यादा यूज़ नहीं हो पा रहा है, और हमारी जो कंजर्वेशन है वो भी बढ़ रही है। कंजर्वेशन मतलब उसको कंजर्व करके रखना, रिसोर्स वेस्ट नहीं हो रहे हैं। रिसाइकलिंग एंड रीयूज ऑफ वेस्ट मटेरियल, जो वेस्ट मटेरियल है उनकी रिसाइकलिंग हो रही है, उनको दोबारा यूज़ किया जा रहा है, उनको डंप नहीं किया जा रहा। साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज, कुछ ऐसे मैनेजमेंट से जिससे कि उन रिसोर्सेज को रिन्यूएबल कर सके, दोबारा यूज़ कर पाएँ, जैसे कि बायो रिसोर्सेज होते हैं कुछ इस टाइप से। प्लांटिंग मोर ट्रीज, और जितने से ज़्यादा ट्री दोबारा प्लांट किए जाए उतना ही और ज़्यादा इन्वायरमेंट के लिए, क्लाइमेट के लिए अच्छा है। Green grassy patches and trees to be interspersed between concrete buildings. ग्रासी पैचेस यूज़ करे जाएँ, ट्रीज़ वगैरह यूज़ किए जाए, कहाँ पे, जहाँ पे कंक्रीट बिल्डिंग्स, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स या कंक्रीट से बनी हुई बिल्डिंग्स जहाँ यूज़ हो रही हैं, ज़्यादा डेवलप हो रही हैं, वहाँ पे ग्रीन ग्रास या ट्रीज़ का ज़्यादा यूज़ किया जाए। यूजिंग मोर एनवायरमेंट फ्रेंडली मटेरियल और बायोग्रेडेबल मटेरियल, ज़्यादातर ऐसे मटेरियल का यूज़ किया जाए जो एनवायरमेंट फ्रेंडली हो। यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजीज विच आर एनवायरमेंटल फ्रेंडली एंड बेस्ड ऑन एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, ऐसी टेक्नोलॉजी को यूज़ करो जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो और रिसोर्सेज का एफिशिएंटली यूज़ कर पाएँ। तो अब इसके अंदर आगे इसके बारे में गोल्स पढ़ेंगे कि गोल्स क्या रहते हैं। सस्टेनेबल और डेवलपमेंट गोल्स आर अ यूनिवर्सल कॉल ऑफ एक्शन टू एंड पॉवर्टी, प्रोटेक्ट द प्लानट, इंश्योर दैट ऑल पीपल एंजॉय पीस एंड प्रोस्पेरिटी। देखो इसका मेन गोल क्या है, सबसे मेन गोल क्या है कि पॉवर्टी का एंड हो, गरीबी का एंड हो, आपके प्लानट को हम प्रोटेक्ट कर पाएँ, और ये इंश्योर कर पाएँ कि पीपल आराम से इस पृथ्वी पे रहें, धरती पे रहें और शांति से रहें। The Sustainable Development Goals were launched at the United Nations Sustainable Development Summit in New York in September 2015। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का गोल जो है सबसे पहले कहाँ लॉन्च किया गया था, न्यूयॉर्क में 2015 सितंबर में, और इसका फॉर्मिंग द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और इनका एजेंडा था कि 2030 तक इसको फॉर्म करना है, चलाना है। तो इट हैज़ सेट टारगेट्स दैट द कंट्रीज हैव टू शुड वर्क टुवर्ड्स एंड अचीव बाय 2030। उनका टारगेट भी था कि दूसरी कंट्री को भी इसके अंदर इन्वॉल्व किया जाए। द 17 SDG हैव बीन मेड टू टेक केयर ऑफ इम्पोर्टेंट इशू फेसिंग बिजनेसेस, गवर्नमेंट्स एंड सोसाइटी। तो अलग अलग इसके इम्पोर्टेंट इशू पकड़े, इशू लिए गए कि बिजनेस में और गवर्नमेंट्स में और सोसाइटी में इसको कैसे देखा जा सके। सम ऑफ दीज इश्यूज आर पॉवर्टी, कुछ इश्यूज में गरीबी थी, कुछ जेंडर इक्वलिटी भी थी, वाटर यूज़ भी था, एनर्जी थी, क्लाइमेट चेंज होने की प्रॉब्लम थी, बायोडाइवर्सिटी थी। कंट्रीज आर नाउ मेकिंग पॉलिसीज एंड रेगुलेशन। अब कुछ कंट्रीज ने ऐसी रेगुलेशन और पॉलिसी बनाई है जिससे सस्टेनेबल सिस्टम को प्रमोट करें, बढ़ाएं आगे, और हमारे जितना हो सके हमारे इकोनॉमिक सेक्टर को भी सिक्योर करें, ताकि हमारी जो इकोनॉमी है वो भी बढ़ती जाए, अफोर्डेबल रहे।
तो ये सारे हमारे गोल्स थे जिससे हमने इसमें देखो कुछ पिक्चर्स के थ्रू भी समझा रखा है कि किस तरह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हम बना सकते हैं किस किस चीज़ को लेकर। द कोर ऑफ स्किल्स रिक्वायर्ड बाय ए पर्सन हु वांट्स टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स एनवायरनमेंट इंक्लूड एनवायरमेंटल अवेयरनेस एंड विलिंगनेस। अब इस कैसे बढ़ेगा किसी पर्सन के अंदर अगर इसके बारे में नॉलेज होगी, इन्वायरमेंट के बारे में अवेयरनेस होगी इसके बारे में कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो उनको पहले क्या अवेयर करना होगा, लोगों को बताना होगा इसके बारे में कि होता क्या है, तभी इसकी ग्रोथ हो पाएगी आगे। तो इफ़ वी आर रिस्पॉन्सिबल अबाउट आवर लाइफ देन वी विल डू आवर बेस्ट एट होम। अगर हम खुद अपनी लाइफ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं तो कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो हम अपने घर पे, अपने स्कूल पे, अपने वर्क प्लेस पे, अपने आसपास जो होता है उसके थ्रू भी हम कर सकते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव, इनिशिएटिव मतलब क्या क्या इनिशिएटिव लिए गए हैं इसके। When plastic were banned by the Municipal Corporation of Mangalore, innovator and entrepreneur Mr. Avash has found on eco-friendly alternative। जैसे बीच में प्लास्टिक बैन कर दिया गया था कि जो कॉटन क्लॉथ हैं या दूसरे खादी के जो क्लॉथ के जो कैरी बैग्स हैं वो यूज़ किए जाएं। तो उससे क्या 100% बायोडिग्रेडेबल बैग यूज़ किए गए थे जो डिज़ोल्व हो जाते हैं हॉट वाटर में और डिकम्पोज हो जाते हैं इजीली एनवायरनमेंट में। तो प्लास्टिक को बंद करने से सबसे बड़ा फ़ायदा हुआ था एनवायरनमेंट को। कुछ कंट्रीज़ में इसको बैन भी कर दिया गया था। सस्टेनेबल प्रोसेस, some practices such as organic farming, vermicomposing and rain water harvesting, और भी कई चीज़ें यूज़ की गई थी। जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग यूज़ की गई, जैसे मैंने बीच में आपको पहले भी बताया है कि पेस्टिसाइड जितना हो सके कम से कम यूज़ किए, केमिकल कम यूज़ किए क्रॉप्स पे, ताकि क्रॉप्स की जो ग्रोथ है वो भी अच्छी हो और सोइल का भी इफेक्ट अच्छा रहे, सोइल की क्वालिटी डैमेज ना हो। तो इससे ऑर्गेनिक फार्मिंग की गई और कुछ रेन वाटर हार्वेस्टिंग की गई। रेन वाटर हार्वेस्टिंग की रेन वाटर पानी को इकट्ठा करना ताकि इसको आगे प्रिजर्व करके आगे यूज़ किया जा सके। ऑर्गेनिक फार्मिंग में जैसे बताया था कि केमिकल पेस्टिसाइड्स ना यूज़ करें एंड फर्टिलाइजर टू इंक्रीज देयर प्रोडक्शन। दे ऑर्गेनिक और नेचुरल फर्टिलाइजर यूज़ करें, जैसे काउ डंग, काउ का जो डंग होता है, जिससे जो गोबर होता है गाय का, उससे बहुत अच्छी ग्रोथ होती है क्रॉप्स की, तो उसका यूज़ करें। तो बेटर क्वालिटी तभी होगी अगर हम केमिकल फ्री क्रॉप्स को यूज़ करेंगे और हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छी रहेगी, क्वालिटी भी बढ़ेगी सोइल की। अगर हम बिना पेस्टिसाइड्स वाली सब्जियां खाएंगे, फल खाएंगे, तो हमारे लिए बेनिफिट होगा। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कुछ एग्जाम्पल हैं जिसमें जो अभी मैंने आपको बताया है कि फार्मर्स को भी बताया गया कि ऑर्गेनिक फार्मिंग करिए, और जो आपको रेन वाटर हार्वेस्टिंग का बताया है कि रेन वाटर को सेव करें ताकि उसको प्रिजर्व करके रखें, इकट्ठा करके रखें फ्यूचर यूज़ के लिए। तो ये सारे स्टेप्स हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। थैंक यू।